हिंदी इज नो लॉन्गर इंडियाज नेशनल लैंग्वेज। कन्नड़ा सुपरस्टार किच्चा सुदीप ने ऐसा एक इवेंट में कहा था। लेकिन बॉलीवुड एक्टर अजय देवगन का तो मानना है कि हिंदी इंडिया की नेशनल लैंग्वेज है और हमेशा रहेगी। कोस कोस पर पानी बदले चार कोस पर वानी। भारत एक ऐसा देश है जहाँ कुछ कोस दूर चलने पे पानी का स्वाद बदल जाता है और थोड़ा और दूर जाने पे लोगों की भाषा। अब देखें तो इंडिया के हर स्टेट की अपनी 2 से 3 भाषाएं तो हैं। दुनिया भर में लगभग हर देश में एक भाषा उनकी नेशनल लैंग्वेज मानी जाती है, जो उनके कल्चर और नेशनैलिटी को रिप्रेजेंट करती है। पर जब भारत की बात की जाए तो उसकी यूनिटी इन डाइवर्सिटी के लिए ही उसे माना जाता है। आपको क्या लगता है कौन सी लैंग्वेज होगी जो इंडिया में आमतौर पर बोली जाती है और उसकी नेशनल लैंग्वेज कहलाएगी? सुदीप के स्टेटमेंट का रिप्लाई करते हुए अजय देवगन ने एक सवाल उठाया था। अगर हिंदी हमारी राष्ट्रीय भाषा नहीं है तो आप अपनी मातृभाषा की फिल्में हिंदी में डब करके क्यों रिलीज करते हैं? और बस कुछ ऐसे ही ट्वीट्स की वजह से हिंदी इम्पोजिशन साउथ वर्सेस हिंदी की डिबेट छिड़ गई। आज की वीडियो में हम इसी लैंग्वेज वॉर की बात करेंगे और इसके पीछे के रीजंस को जानने की कोशिश करेंगे। मैं हूं ईशान जिंदल, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल में। अगर आप उनमें से जो हर हफ्ते कुछ नया और इंटरेस्टिंग सीखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए अभी इस चैनल को। इस साल मार्च में बैंगलोर का एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें एक ऑटो ड्राइवर और एक पैसेंजर में भाषा को लेके लड़ाई हो गई। पैसेंजर ऑटो वाले को पूछता है कि मैं क्यों कन्नड़ा में बात करूं, आप हिंदी में बात करो। और ऑटो ड्राइवर रिप्लाई करता है कि मैं क्यों हिंदी बोलूं, ये हमारा स्टेट है, आप कर्नाटका में आए हो तो आपको कन्नड़ा में ही बात करनी पड़ेगी। और इंडिया में होने वाला लैंग्वेज वॉर वापस शुरू हो गया और काफी चर्चे में भी रहा। लेकिन ये कोई रीसेंट वॉर नहीं है, बल्कि इंडिया में इंडिपेंडेंस के पहले से चलता आ रहा है। यह आमतौर पर माना जाता है कि साउथ इंडिया में रहने वाले लोगों को हिंदी नहीं आती है। आजकल टाइम में ये भले ही बदल रहा हो, लेकिन लोगों का मानना है कि साउथ इंडियंस हिंदी के खिलाफ हैं और उसको सीखने के अगेंस्ट हैं। तो आखिर साउथ इंडिया में हिंदी क्यों नहीं बोली जाती, आइए समझते हैं। आर्यंस और द्रविडियंस दोनों ही इंडिया के एथनिक ग्रुप्स हैं। आर्यंस का ज्यादा पॉपुलेशन नॉर्थ इंडिया में रहता है और द्रविडियंस का ज्यादा पॉपुलेशन साउथ इंडिया में रहता है। आर्यंस ओरिजिनली सेंट्रल एशिया से आए थे और इंडिया के नॉर्दर्न पार्ट्स में सेटल हुए। उनका अराइवल इंडिया के इतिहास में लगभग 4000 साल पहले हुआ था। और दूसरी तरफ द्रविडियंस के इतिहास 4500 साल पुराना है और उनका रीजन इंडस वैली रीजन से माना जाता है, जिसमें पाकिस्तान, इंडिया भी शामिल थे। लगभग 28% इंडियंस द्रविडियंस हैं और वो साउथ इंडिया में रहते हैं। द्रविडियन लैंग्वेजेस में शामिल हैं तमिल, मलयालम, तेलुगु, कन्नड़ा और टुल्लू। आज के टाइम में इंडिया के आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, केरला और तमिलनाडु स्टेट द्रविडियन पॉपुलेशन के काफी बड़े रीजन माने जाते हैं। और बाकी 72% लोग आर्यंस हैं जो ज्यादातर नॉर्थ इंडिया में रहते हैं। द्रविडियंस इंडिया में आर्यन से भी पहले आए थे और नॉर्थ और साउथ इंडिया में रहते थे। लेकिन जब आर्यन ने नॉर्थ इंडिया पर हमला किया और उस पर कब्जा किया, तब द्रविडियन साउथ इंडिया, मालदीव और श्रीलंका की तरफ बस गए। नॉर्थ और साउथ इंडिया में हिंदी बोलने के बीच का डिवाइड 3 रीजन की वजह से आया। आर्यन उनके साथ संस्कृत लैंग्वेज और कल्चर लाए थे, जिसकी वजह से हिंदी और बाकी इंडो आर्यन लैंग्वेजेस नॉर्थ इंडिया में डेवलप हुए। इन लैंग्वेजेस का प्रोनाउंसिएशन, स्क्रिप्ट और ग्रामर साउथ इंडिया में बोलने वाले द्रविडियन लैंग्वेजेस से काफी अलग होता था। साथ ही मुगल्स ने इंडिया को 16 से 18 सेंचुरी तक रूल किया था। उन्होंने पर्शियन लैंग्वेज को एडमिनिस्ट्रेशन और कल्चर के लिए काफी प्रमोट किया। इसकी वजह से हिंदी और बाकी इंडियन भाषाएं इससे काफी इन्फ्लुएंस हुए। लेकिन उनका इम्पैक्ट साउथ इंडिया में काफी लिमिटेड रहा, क्योंकि मुगल्स का वहां पे ज्यादा कंट्रोल नहीं था। इसके अलावा ब्रिटिशर्स ने इंडिया को 18 से 20th सेंचुरी तक रूल किया था। उन्होंने इंग्लिश को एडमिनिस्ट्रेशन और एजुकेशन के लिए प्रमोट किया। इसे एक डिवाइड क्रिएट कर दिया इंग्लिश बोलने वाले और नॉन इंग्लिश बोलने वाले लोगों के बीच में, और नॉर्थ साउथ इंडिया के बीच में डिवाइड को और भी बढ़ावा दिया गया। इन्हीं कुछ रीजंस की वजह से हिंदी साउथ इंडिया में पॉपुलर नहीं रही है। तो अब जब पॉलिटिकल लीडर साउथ इंडिया पर हिंदी फोर्स करते हैं, इसे लिंग्विस्टिक इंपीरियलिज्म की तरह देखा जाता है। 1992 में एक बड़े ही जाने माने प्रोफेसर रॉबर्ट फिलिप्सन ने लिंग्विस्टिक इंपीरियलिज्म नाम की एक बुक लिखी थी। इस किताब में रॉबर्ट ने इंग्लिश पढ़ाने से रिलेटेड लिंग्विस्टिक इंपीरियलिज्म के बारे में लिखा है। लिंग्विस्टिक इंपीरियलिज्म उसे कहा जाता है जब एक कल्चर अपनी भाषा बाकी कल्चर्स पर थोपता है। ऐसे कुछ किया था ब्रिटेन ने जब उसने इंडिया और अफ्रीका के कई देशों को कॉलोनाइज करा था। इन्होंने सिर्फ मिलिट्री और ट्रेड पर ही नहीं, बल्कि इंडिया की लैंग्वेज और कल्चर पर भी अपना रूल लगाया था। इससे इंग्लिश एक कॉमन लैंग्वेज बन गई जो आज भी दुनिया भर में 2 बिलियन के आसपास लोग बोलते हैं। क्या ऐसा ही कुछ हुआ हिंदी के साथ इंडिया में? इस वीडियो में हम बात करेंगे कैसे रॉबर्ट फिलिप्सन के द्वारा बताए गए लिंग्विस्टिक इंपीरियलिज्म के कुछ एलिमेंट्स
हिंदी डोमिनेंस पे भी अप्लाई हो। इंडिया में अगर इस लिंग्विस्टिक इंपीरियलिज्म को देखा जाए तो डोमिनेंट लैंग्वेज हिंदी है, जो मोस्टली नॉर्थ इंडिया में बोली जाती है। इसके साथ साथ महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल और झारखंड जैसे स्टेट्स में भी हिंदी एज अ सेकेंड लैंग्वेज बोली जाती है। लेकिन साउथ इंडिया में ऐसा नहीं है, और कई साल से कोशिश की गई है कि साउथ इंडियन स्टेट्स में हिंदी स्कूल्स में पढ़ाई जाए, ताकि वो इंडिया की एक कॉमन और यूनिफाइंग लैंग्वेज बन सके। और यही रीजन है कि इंडिया की लैंग्वेज वॉर शुरू हुई। इसके बारे में हम आगे जानने की कोशिश करेंगे, पर पहले चलते हैं फिलिप्सन के लिंग्विस्टिक इंपीरियलिज्म के एलिमेंट्स के बारे में। इसका पहला एलिमेंट की बात करें तो यह एक्सप्लॉयटेशन, अन्याय और इनइक्वालिटी, जो उन लोगों को फायदा पहुंचाती है जो डोमिनेंट लैंग्वेजेस का इस्तेमाल कर पाते हैं। इससे होता यह है कि दूसरे भाषाओं के मुकाबले ज्यादा रिसोर्सेज और इंफ्रास्ट्रक्चर का सपोर्ट डोमिनेंट भाषा को दिया जाता है। सदर्न रेलवेज के नए लाइंस का बजट पिछले 4 साल से यानी 2019 से सिर्फ 308 करोड़ रहा है, लेकिन उतने ही समय में नदरन रेलवेज का ये बजट 30,000 करोड़ से भी ऊपर है। यानी कि नदरन रेलवेज को कई ज्यादा रिसोर्सेज मिल रहे हैं सदर्न रेलवेज के मुकाबले। ये मुद्दा तमिलनाडु की एमपी करुणानिधि ने पार्लियामेंट की एक सेशन में उठाया भी था। उन्होंने ये भी कहा था कि 2,75,000 से ज्यादा वैकेंसीज के बावजूद साउथ इंडियंस को रेलवेज में नौकरी नहीं दी जाती। चलते हैं लिंग्विस्टिक इंपीरियलिज्म के दूसरे हिस्से की तरफ, जो है हायरार्की। हायरार्की एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें कोई भी चीज अपने स्टेटस या क्लास के हिसाब से रैंक की जाती है। लोग ऐसा सोचते हैं कि जो भाषा सबसे ज्यादा बोली जाती है वही सबसे अच्छी है। इससे होता यह है कि बाकी भाषाओं की कदर कम हो जाती है। इससे एक किस्म का रैंकिंग सिस्टम बन जाता है भाषाओं का, जिसमें सबसे ऊपर वही भाषा होती है जो सबसे कॉमन मानी जाती है। लोग इसे नॉर्मल होना मान लेते हैं। इंडिया की 44% पॉपुलेशन की मातृभाषा यानी मदर टंग हिंदी है, लेकिन 56% के आसपास पॉपुलेशन के लिए हिंदी ना ही उनकी मदर टंग है, ना ही उनकी फर्स्ट लैंग्वेज। इनमें आते हैं 8% बंगाली बोलने वाले लोग, 7% के आसपास मराठी बोलने वाले लोग, 7% के आसपास तेलुगु, 6% के आसपास तमिल, एंड इसी तरह बाकी भाषाएं। तीसरा एलिमेंट बात करता है कैसे डोमिनेंट भाषा को स्कूलों में पढ़ाकर लोगों को इनमें फ्लुएंट बनाया जाता है। इससे वो भाषा और पॉपुलर हो जाती है क्योंकि मेजॉरिटी लोग उसे बोलने लगते हैं। 2020 में इंट्रोड्यूस किए गए नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के प्रपोजल में यही कहा गया था कि एक 3 लैंग्वेज पॉलिसी लागू की जाएगी, जिसमें हिंदी पढ़ाना कंपलसरी था। इसे तमिलनाडु, नॉर्थ ईस्ट और वेस्ट बंगाल ने अपोज किया था, क्योंकि इनका मानना था कि हिंदी का यूज करके उनकी मदर टंग की इंपॉर्टेंस कम हो जाएगी, क्योंकि लोग डोमिनेंट भाषा का हिस्सा बन जाएंगे और अपनी लोकल आइडेंटिटी खो बैठेंगे। हिंदी के इसी लिंग्विस्टिक इंपीरियलिज्म की वजह से साउथ इंडिया के कई स्टेट्स इसे अपोज करते हैं। लेकिन ये जानना जरूरी है कि इसकी शुरुआत आखिर हुई कैसे। एंटी हिंदी प्रोटेस्ट साउथ इंडिया में इंडिपेंडेंस के पहले से चल रहे हैं। 1937 में पहली एंटी हिंदी इंपोजिशन एजिटेशन शुरू हुई थी, जब इंडियन नेशनल कांग्रेस के सी राजागोपालाचारी की गवर्नमेंट ने मद्रास प्रेसिडेंसी के स्कूल्स में हिंदी का कंपलसरी टीचिंग इंट्रोड्यूस किया था। इस मूव को इमीडिएटली अपोज किया गया था ईवी रामास्वामी ने और ऑपोजिशन जस्टिस पार्टी ने। इस एजिटेशन में फास्ट कॉन्फ्रेंसेस, मार्चेस और काफी प्रोटेस्ट देखने को मिले। जब गवर्नमेंट ने क्रैकडाउन किया तो 2 प्रोटेस्टर की डेथ और 1198 लोग, जिनमें औरतें और बच्चे भी थे, उनके अरेस्ट हुए। 1939 में कांग्रेस गवर्नमेंट के इस्तीफे के बाद 1940 में ब्रिटिश गवर्नर ऑफ मद्रास लॉर्ड अर्स्काइन ने कंपलसरी हिंदी एजुकेशन को रद्द कर दिया। फिर 1946 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई थी इंडिया के राजनीतिक प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए और इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए। शुरुआत से इस असेंबली का एक बड़ा सवाल था इंडिया के लिए कॉमन लैंग्वेज चुनना। असेंबली के ज्यादातर सदस्य ये मानते थे कि भारत की एक ऐसी भाषा होनी चाहिए जिससे इमोशनल और नेशनल यूनिटी को बढ़ाया जा सके और जो इंटरस्टेट और यूनियन के ऑफिशियल कामों में इंग्लिश की जगह ले सके। क्या आपको पता है कि महात्मा गांधी चाहते थे कि स्वतंत्र भारत की ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदुस्तानी हो? उन्होंने हिंदुस्तानी को एज अ लैंग्वेज ऐसे प्रपोज किया जो ना तो पूरी तरह से संस्कृत थी और ना ही ज्यादा अरेबिक। लेकिन जब 1947 में भारत को आजादी मिली, पॉलिटिकल हालत काफी बदल गए। पार्टीशन के चलते कई उर्दू बोलने वाले लोग पाकिस्तान चले गए। साथ ही 1948 में महात्मा गांधी का देहांत हो गया। इस सबसे हुआ ये कि हिंदुस्तानी ने अपना दर्जा खो दिया था और वो कॉन्स्टिट्यूशन के 8 शेड्यूल से भी हट गया। इसलिए अब कांग्रेस के मेजोरिटी मेंबर्स अब हिंदी को राष्ट्रीय भाषा बनाना चाहते थे। 12 सितंबर 1949 में श्री एन गोपालास्वामी अयंगर, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के एक मेंबर थे, उन्होंने लैंग्वेज प्रोविजन के लिए एक प्रपोजल दिया था। ड्राफ्ट आर्टिकल 301 ए ने एक डिबेट छेड़ दी थी हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज मानने के लिए।
ऐसा इसलिए था क्योंकि नॉर्थ इंडिया के कंपैरिजन में साउथ इंडिया में रहने वाले लोग हिंदी ना समझते थे और ना ही बोलते थे। इसीलिए अयंगर ने एक प्रस्ताव रखा था कि इंग्लिश का ऑफिशियल लैंग्वेज स्टेटस बरकरार रखा जाए। इस प्रपोजल को थोड़ा और डिस्कस किया था के एम मुंशी ने, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर थे, और इसी से ये लैंग्वेज प्रोविजन मुंशी अयंगर फॉर्मूला के नाम से जाना गया। आर्टिकल 343 ने इसी फॉर्मूला को अपनाया और हुआ ये कि हिंदी के साथ साथ इंग्लिश को 15 साल यानी 25 जनवरी 1965 तक ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया का स्टेटस दिया गया। हिंदी देवनागरी स्क्रिप्ट में इंटरनेशनल नंबर्स के साथ अडॉप्ट की गई थी। इससे नॉर्थ और साउथ इंडिया दोनों के लोग सहमत थे। इसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 351 के माध्यम से हिंदी का प्रमोशन और डेवलपमेंट इस तरह से किया जाएगा कि वो हर काम में यूज की जा सकेगी। फाइनली 1950 में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया फाइनलाइज किया गया, जिसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एडिशन था 8th शेड्यूल। 8th शेड्यूल के अंडर 14 भाषाओं को ऑफिशियल लैंग्वेजेस का स्टेटस दिया गया। आज इस शेड्यूल में 22 भाषाएं और सारे स्टेट्स को ये फ्रीडम दी गई है कि वो अपने स्टेट की भाषा को सरकारी और शिक्षा के कामों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इंडिया एक डाइवर्स देश है जिसमें कई कल्चर्स, रिलीजन्स और भाषाएं हैं, तो सिर्फ हिंदी या इंग्लिश को ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा देना काफी अनफेयर होता। ऑफिशियल लैंग्वेजेस की लिस्ट आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। ये सारी की सारी 22 लैंग्वेजेस हैं आज के टाइम पे जो ऑफिशियल लैंग्वेजेस बोली गई। 8th शेड्यूल में भले ही सदर्न इंडिया की द्रविडियन लैंग्वेजेस इंक्लूड की गई थी और इन्हें ऑफिशियल लैंग्वेजेस माना जाता था, लेकिन जैसे जैसे 25 जनवरी 1965 की डेट पास आ रही थी, वैसे ही वहाँ के लीडर्स में हिंदी इम्पोजिशन का डर बढ़ने लगा था। उन्हें लगता था कि 15 साल खत्म होने के बाद इंग्लिश का ऑफिशियल स्टेटस हटा दिया जाएगा और वो अपने ही देश में एलियनेट हो जाएंगे। पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रधानमंत्री थे। साउथ इंडिया के लीडर्स को एक श्योरिटी देने के लिए उन्होंने ऑफिशियल लैंग्वेजेस एक्ट 1963 को लागू किया, जो ये इंश्योर करता था कि इंग्लिश का यूज 1965 के बाद भी होगा। लेकिन यह एक्ट द्रविडियन लीडर्स को श्योर करने के लिए काफी नहीं था। तमिलनाडु में हिंदी इम्पोजिशन के खिलाफ लड़ने वाले सबसे इंपॉर्टेंट लीडर थे सीएन अन्नादुरई, जिन्हें अन्ना भी कहा जाता था। डीएमके पार्टी 1949 में अन्ना के द्वारा तमिलनाडु लोगों के राइट्स और इंटरेस्ट को प्रमोट करने के लिए ही एस्टैब्लिश की गई थी। ये पार्टी हिंदी इम्पोजिशन के खिलाफ प्रोटेस्ट लीड करती थी। इस पार्टी ने आर्ग्यू किया था कि हिंदी इम्पोजिशन तमिलनाडु और दूसरे नॉन हिंदी स्पीकिंग रीजन्स की कल्चरल आइडेंटिटी के लिए एक थ्रेट होगा और ये अनफेयर होगा कि लोगों को उनके मदर टंग से अलग एक लैंग्वेज सीखने के लिए फोर्स किया जाए। ऑफिशियल लैंग्वेजेस एक्ट के बाद भी डीएमके को लगता था कि इस एक्ट के प्रोविजंस आगे जाके लागू नहीं किए जाएंगे। फिर अचानक 1964 में पंडित जवाहरलाल नेहरू का देहांत हो जाता है। अब इंग्लिश के ऑफिशियल स्टेटस की श्योरिटी डीएमके को और भी कम नजर आ रही, जिसकी वजह से डीएमके पार्टी ने रैली, स्ट्राइक्स और सिविल ओबीडियंस के एक्ट्स के साथ साथ काफी प्रोटेस्ट शुरू किए। साउथ इंडिया में वैसे ही लोग हिंदी इम्पोजिशन के खिलाफ प्रोटेस्ट तो कर ही रहे थे, लेकिन इन सब घटनाओं के बाद ये प्रोटेस्ट और भी बढ़ गए और भी वायलेंट होते गए। 25 जनवरी को तमिलनाडु के मदुराई शहर में प्रोटेस्ट करने वाले स्टूडेंट्स और कांग्रेस के पार्टी के मेंबर्स के बीच कुछ अनबन हो गई और इसी से शुरुआत हुई एंटी हिंदी एजिटेशन। प्रोटेस्टर्स, जो ज्यादातर विद्यार्थी थे, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 17 को हटाने की मांग कर रहे थे, जिसमें देश की ऑफिशियल भाषा पर बात की गई थी। दंगे धीरे धीरे पूरे मद्रास में फैल गए और लगभग 2 महीने तक चले। इस दौरान लूटमारी, पुलिस फायरिंग, लाठीचार्ज और बहुत खून खराबा हुआ। कांग्रेस गवर्नमेंट ने इस आंदोलन को रोकने के लिए पैरामिलिट्री फोर्सेस की मदद ली थी। पैरामिलिट्री फोर्सेस सरकारी पावर है जो सेना जैसे काम करती है। पैरामिलिट्री फोर्सेस सरकार के नियम और आदेशों पर काम करती है और देश की रक्षा, हिंसा के समय लॉ एंड ऑर्डर को बनाए रखने का और आम जनता की सुरक्षा को ध्यान में रखने का काम करती है। लेकिन इससे कुछ उल्टा ही हुआ। पैरामिलिट्री फोर्सेस के इन्वॉल्वमेंट की वजह से 70 लोगों की मौत हुई, जिनमें से 2 पुलिस ऑफिसर्स थे। मद्रास में कांग्रेस सरकार, जिसके मुख्यमंत्री एम भक्तवत्सलम थे, उन्होंने डर की राजनीति शुरू की। 10 फरवरी 1965 को पुलिस वालों ने 35 प्रोटेस्टर्स को गोली मारी। इस घटना के बाद मद्रास के 2 मंत्री सी सुब्रमण्यम और ओवी अलागेसन ने यूनियन कैबिनेट से इस्तीफा भी देकर इसका विरोध किया, लेकिन भक्तवत्सलम ने इनके इस्तीफे पर ध्यान ही नहीं दिया। 1962 में इंडो चाइना वॉर के बाद लागू किए गए डिफेंस ऑफ इंडिया रूल्स को प्रोटेस्टर्स के खिलाफ इस्तेमाल किया गया था। सिचुएशन को कंट्रोल में लाने के लिए प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने एक पब्लिक स्टेटमेंट के द्वारा ये एश्योरेंस दिया कि जब तक नॉन हिंदी स्टेट्स चाहते हैं तब तक इंग्लिश ऑफिशियल लैंग्वेज बनी रहेगी।
शास्त्री जी के आश्वासन के बाद दंगे बंद हुए और साथ ही स्टूडेंट्स द्वारा किए गए आंदोलन भी। इंदिरा गांधी की कांग्रेस गवर्नमेंट में आखिरकार 1967 में ऑफिशियल लैंग्वेजेस एक्ट को अमेंड किया, जिससे ये गारंटी मिली कि इंग्लिश और हिंदी दोनों ही इंडिया के ऑफिशियल लैंग्वेजेस रहेंगे। इससे हुआ ये कि इंडियन रिपब्लिक की वर्चुअल इंडेफिनिट पॉलिसी ऑफ बायलिंगुअलिज्म बरकरार रही। 1965 के इस आंदोलन की वजह से तमिलनाडु में एक और बहुत बड़ा पॉलिटिकल चेंज आया। डीएमके ने द्रविडियनिज्म और एंटी हिंदी इम्पोजिशन को अपनी पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी में अपना लिया और 1967 का असेंबली इलेक्शन जीत गए। इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि उसके बाद से कांग्रेस कभी भी तमिलनाडु में जीत नहीं पाई। डीएमके हाल ही में 2021 के इलेक्शंस के बाद फिर से पावर में आ गई है। भले ही कांग्रेस तमिलनाडु में नहीं जीत पाई, लेकिन हिंदी को साउथ इंडिया में एक कॉमन लैंग्वेज बनाने की कोशिश उन्होंने फिर भी की। 1986 में भारत के प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को प्रस्तुत किया। इस शिक्षा नीति के अंडर नवोदय विद्यालय सेटअप किए जाने वाले थे, जहां पर डीएमके ने दावा किया कि हिंदी सिखाना कंपलसरी बन जाएगा। जवाहर नवोदय विद्यालय प्रोग्राम मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के अंडर आता है और इसका एम था टैलेंटेड स्टूडेंट्स को आइडेंटिफाई करना जो कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से बिलोंग करते हैं और इन्हें इलीट स्कूल जितनी अच्छी एजुकेशन देना। डीएमके का लेकिन ये मानना था कि नवोदय स्कूल्स में हिंदी सीखना कंपलसरी होगा और वो इसे हिंदी इम्पोजिशन का एक तरीका मान रहे थे। 13 नवंबर को तमिलनाडु विधानसभा ने एक मत से कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 17 को हटाने की और इंग्लिश को सिंगल ऑफिशियल भाषा बनाने की मांग की थी। कुछ दिनों बाद ही 17 नवंबर को डीएमके के मेंबर्स ने नई एजुकेशन पॉलिसी के अगेंस्ट आंदोलन किया, वो भी कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 17 जलाकर। डीएमके के 20,000 मेंबर्स को अरेस्ट किया गया था, जिनमें से एक करुणानिधि भी थे। इनफैक्ट उन्हें 10 हफ्ते की कड़ी जेल की सजा सुनाई गई थी। इसी प्रोटेस्ट के चलते बड़े ही दर्दनाक तरीके से लगभग 21 लोगों ने खुद को जलाकर सुसाइड भी किया। डीएमके के इस वायलेंट प्रोटेस्ट की वजह से उनके पार्टी के 10 एमएलए लेजिस्लेटिव असेंबली से निकाल दिए गए। एनईपी के ऐसे रिस्पॉन्स के बाद राजीव गांधी ने सारे तमिलनाडु के मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट को ये एश्योरेंस दिया कि हिंदी उन पर इम्पोज नहीं की जाएगी। इसी कॉम्प्रोमाइज के चलते तमिलनाडु में आज तक एक भी नवोदय स्कूल नहीं बनाया गया और वो एक लौता ऐसा स्टेट है जहाँ नवोदय स्कूल नहीं है। तमिलनाडु में भले ही नवोदय स्कूल नहीं बन पाए, लेकिन गवर्नमेंट ने बार बार कोशिश की है हिंदी एज अ थर्ड लैंग्वेज साउथ इंडिया के स्कूल्स में सिखाई जाए। जब बीजेपी पावर में थी तब सेंटर ने 2019 में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का एक ड्राफ्ट तैयार किया, जिसका एक प्रपोजल था 3 लैंग्वेज पॉलिसी और हिंदी को स्कूल्स में कंपलसरी करना। हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स में स्टूडेंट्स के लिए हिंदी और इंग्लिश के सिवाय एक मॉडर्न इंडियन भाषा सीखना कंपलसरी था और नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स में हिंदी, एक रीजनल भाषा और इंग्लिश सीखना कंपलसरी था। इस ड्राफ्ट को वेस्ट बंगाल और तमिलनाडु से काफी क्रिटिसिज्म मिला, स्पेशली डीएमके और बाकी पॉलिटिकल पार्टी से, जो सेंटर पर नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स पर हिंदी इम्पोज करने का आरोप लगा रहे थे। कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि हिंदी इम्पोजिशन इंडिया में बीजेपी के रूल के बाद यानी 2014 से बढ़ रहा है। 2019 के एनईपी ड्राफ्ट रिजेक्ट होने के बाद कमिटी ऑफ पार्लियामेंट ऑन ऑफिशियल लैंग्वेज के 37th मीटिंग में यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह ने प्रपोज किया कि टेक्निकल और नॉन टेक्निकल इंस्टीट्यूट जैसे कि आईआईटी जो हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स है वहाँ हिंदी यूज की जाए और जो नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स है वहाँ उनकी लोकल भाषा को यूज किया जाए। मीटिंग में ये भी रिकमेंडेशन आया था कि हिंदी को यूनाइटेड नेशंस की ऑफिशियल भाषाओं की लिस्ट में जोड़ दिया जाए। 2022 में ये डिक्लेयर किया गया था कि नॉर्थ ईस्ट के सारे 8 स्टेट्स में हिंदी क्लास 10 तक कंपलसरी कर दी जाएगी। इसके चलते अमित शाह जी ने ये कहा कि 22,000 हिंदी टीचर्स को इन स्टेट्स में रिक्रूट कर लिया गया था। साथ ही उन्होंने ये भी शेयर किया कि 9 ट्राइबल ग्रुप्स ने अपने डायलेक्ट्स को देवनागरी में कन्वर्ट कर दिया है। उन्होंने एक और बात ऐड की कि सरकारी मामलों में हिंदी का यूज किया जाएगा, जिससे उसकी इंपॉर्टेंस और बढ़ जाएगी। इनफैक्ट 70% कैबिनेट एजेंडा हिंदी में ही बनाया जाता है। बीजेपी के इन रिपीटेड एफर्ट्स की वजह से ऑपोजिशन पार्टी से इन्हें काफी क्रिटिसिज्म मिला। असम की ऑपोजिशन पार्टी ने सेंटर के अनाउंसमेंट को क्रिटिसाइज करते हुए कहा कि इंडिया को कल्चरल इंपीरियलिज्म की तरफ ले जा रहे हैं। इनफैक्ट असम साहित्य सभा ने, जो कि एक लिटरेरी बॉडी है, गवर्नमेंट के इस डिसीजन को पोस्ट करते हुए ये कहा कि गवर्नमेंट को लोकल और रीजनल भाषाओं को प्रोटेक्ट करने पर ज्यादा फोकस करना चाहिए। एसएस के सेक्रेटरी जनरल जादव चंद्र शर्मा ने एक स्टेटमेंट में कहा था कि अगर हिंदी को कंपलसरी कर दिया जाएगा तो असमीज और बाकी इंडिजिनस भाषाओं का फ्यूचर खतरे में आ जाएगा। जानता हूँ कि ये वीडियो भी हिंदी में ही है क्योंकि इंडिया में मेजोरिटी हिंदी बोलने वाले लोग हैं, पर इससे क्या ये जस्टिफाई होता है कि हिंदी इंडिया की नेशनल लैंग्वेज हो, जब भारत में ऐसे स्टेट्स हैं जहां हिंदी सेकंड लैंग्वेज भी नहीं है। जॉब के लिए इंडिया में नॉर्थ से कई लोग बैंगलोर जैसे सिटीज में जाके रहते हैं
और कई लोग साउथ इंडिया से मुंबई जैसे शहर भी आते हैं। ऐसे में लोगों को नई लैंग्वेजेस सीखनी चाहिए। ये सच है कि हमें एक कॉमन लैंग्वेज चाहिए जो कि इंडियन ओरिजिन का हो। अगर हम नंबर ऑफ स्पीकर्स की बात करें तो हिंदी ऑब्वियस चॉइस बन जाती है। तो चलो मान लेते हैं कि सरकार हिंदी को मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन स्कूल और कॉलेज में अनाउंस कर देती है, तो सभी स्टूडेंट्स हिंदी पढ़ेंगे और उन्हें इवैल्यूएट किया जाएगा। लेकिन ये सोशल जस्टिस का मामला है। हिंदी स्पीकिंग एरियाज के स्टूडेंट्स को दूसरे लैंग्वेज स्पीकर से क्लियर एडवांटेज होगा। आप नहीं कह सकते कि आप दूसरे लैंग्वेज स्पीकर्स के इवैल्यूएशन अलग तरीके से करेंगे, क्योंकि एक हेल्दी प्रैक्टिस नहीं है। एक ऑप्शन ये हो सकता है कि हिंदी एज एन ऑप्शनल लैंग्वेज सिखाई जाए साउथ इंडिया के स्कूल्स में, क्योंकि भाषा लोगों को अट्रैक्ट करके फ्लोरिश होती है, फोर्स करके, इम्पोजिशन करके। एक मेजर अट्रैक्शन है हिंदी फिल्म इंडस्ट्री, जो नॉन हिंदी स्पीकिंग एरियाज में हिंदी लैंग्वेज को पॉपुलर बनाती है। फेमस हिस्टोरियन रामचंद्र गुहा ने लिखा था, हिंदी सिनेमा ओवर टाइम मेड द Hindi language comprehensible to those who never spoke or understood it. When imposed by feared by the central government, Hindi was resisted by the people of South in the East. When conveyed seductively by the medium of cinema and television, Hindi has been accepted by them. क्या आप इससे अग्री करते हैं? मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। दिस इज ईशान जिंदल साइनिंग ऑफ। जय हिंद।